माँ की शिक्षा। प्रिय अर्जुन, जब तक तुझे यह पत्र मिलेगा मैं जा चुकी होंगी। तू घबराना नहीं, मैं एकदम खुश हूँ। यहाँ मुझे बहुत प्यार मिला। मेरे अंतिम समय में मुझे इस बात का सुकून है कि मेरा साहब खुश है। उसकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं है। सरिता देवी की दुनिया एक छोटे से गांव प्रेमपुर की पुरानी टूटी फूटी चार दीवारी में सिमटी हुई थी। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अपने इकलौते बेटे अर्जुन को साहब बनाना। अर्जुन अभी 7 साल का था और उसके छोटे से कंधों पर सरिता ने बड़े बड़े सपनों का बोझ रख दिया था। अर्जुन के पिता का देहांत तब हो गया था जब अर्जुन केवल 2 साल का था। एक साधारण दिहाड़ी मजदूर उनका आकस्मिक निधन सरिता के लिए केवल पति का खोना नहीं था, बल्कि भविष्य के सारे सहारे का टूट जाना था। रिश्तेदार दया दिखाते, पर वो दया जल्द ही बोझ बन जाती। सरिता ने तय किया कि वह किसी की दया पर नहीं रहेगी। गांव में काम की कमी थी। सरिता ने आसपास के 3 गांव में घर घर जाकर बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर वह गांव के बाहर वाले कुएं से पानी भरती, घर का काम निपटाती और फिर अर्जुन को अपने साथ लेकर निकल जाती। माँ, मुझे ये मिट्टी वाले रास्ते अच्छे नहीं लगते, अर्जुन अक्सर शिकायत करता। सरिता उसे सीने से लगा लेती। कोई बात नहीं मेरे लाल, एक दिन तू बड़े शहर में चमचमाती सड़क पर चलेगा। बस तू पढ़ाई मत छोड़ना। सरिता की कमाई बहुत कम थी, मुश्किल से पेट भरता था, लेकिन अर्जुन की शिक्षा के मामले में उसने कभी समझौता नहीं किया। उसने अपनी साड़ी बेचकर, अपने खाने में कटौती करके अर्जुन को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। स्कूल की फीस भरने के लिए वह रात रात भर जागकर पास के बाजार के लिए छोटे छोटे खिलौने बनाती। उसकी आंखें अक्सर सूज जाती थी, पर होठों पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, अर्जुन के भविष्य की मुस्कान। एक बार अर्जुन ने शहर के बच्चों के पास एक साइकिल देखी। उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी माँ से नहीं कहा, लेकिन सरिता ने उसकी खामोशी पढ़ ली। अगले 3 महीने सरिता ने दिन में 12 की जगह 15 घरों में काम किया। वह इतनी थक जाती थी कि रात को बिना खाए सो जाती। पर जब उसने अर्जुन के जन्मदिन पर वह चमकती नीली साइकिल उसके सामने रखी, तो सरिता को लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। माँ, तुमने कहाँ से ली? अर्जुन की आवाज में अविश्वास था। तेरे लिए बेटा, अब तू जल्दी जल्दी स्कूल जा सकेगा, सरिता ने हंसते हुए कहा। उसकी उंगलियां कठोर हो गई थी। उनकी दरारें गरीबी की कहानी कह रही थी, पर उन दरारों में भी माँ का अटूट प्रेम भरा था। अर्जुन होशियार था। उसने अपनी माँ के त्याग को देखा था, महसूस किया था। वह दिल लगाकर पढ़ता। 10वीं में उसने जिले में टॉप किया। यह खबर पूरे प्रेमपुर गांव में आग की तरह फैली। सरिता का सीना गर्व से फूल गया। जिन लोगों ने कभी उसे बेचारी कहा था, वे अब उसके बेटे की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन यह सफलता एक नई चुनौती लाई। गांव में आगे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। शहर जाकर पढ़ना जरूरी था। सरिता के पास पैसे नहीं थे। उसने गांव के साहूकार से बात की, लेकिन उन्होंने ब्याज इतना ऊंचा मांगा कि सरिता का कलेजा कांप गया। उस रात सरिता ने एक बड़ा फैसला लिया। सुबह उसने अर्जुन को बताया, हम शहर चलेंगे बेटा। शहर? पर माँ कैसे? अर्जुन अचंभित था। मैंने यह झोपड़ी बेच दी है। सारे पैसे तेरी कॉलेज फीस के लिए जमा हो गए हैं। अब हम किराए के एक कमरे में रहेंगे, पर तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। सरिता की आवाज दृढ़ थी। वह अकेली औरत अपने सारे अतीत और भविष्य को एक झोपड़ी की कीमत पर बेचकर अपने सपने को साकार करने के लिए शहर की अनजान गलियों की ओर चल पड़ी थी। शहर आकर सरिता ने फिर से वही काम शुरू किया, बर्तन मांजना, कपड़े धोना। अब काम ज्यादा और पैसा भी ज्यादा था, पर शहर की भागदौड़ में उसे दोगुनी मेहनत करनी पड़ती थी। अर्जुन ने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। पहले साल सब ठीक रहा। अर्जुन हर शाम अपनी माँ के पास आता,
उनसे दिन भर की बातें करता। माँ, प्रोफेसर ने कहा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। सरिता की थकान एक पल में दूर हो जाती, लेकिन शहर की रंगीन दुनिया धीरे धीरे अर्जुन को अपनी ओर खींचने लगी। नए दोस्त, नई जीवन शैली। अर्जुन को अपनी माँ का झुग्गी वाला कमरा, उनका काम, उनकी फटी साड़ियाँ अब शर्मिंदगी देने लगी थी। एक दिन अर्जुन के दोस्तों ने उसे अचानक कमरे पर बुलाया। अर्जुन घबरा गया। उसने माँ को जल्दी से काम पर जाने को कहा और जब दोस्त आए तो उसने झूठ बोला। वो मेरी आया है, पास में ही रहती हैं। सरिता ने यह सब सुना नहीं, लेकिन बेटे की बदली हुई नजरों को महसूस किया। उसके हृदय में पहली बार एक हल्की सी टीस उठी। वह समझ गई थी कि उसका साहब अब बड़ा हो रहा है और शायद उसकी दुनिया में अब सरिता के लिए जगह कम हो रही थी। लेकिन वह चुप रही, क्योंकि उसकी नजरों में अब भी केवल एक ही सपना था, अर्जुन का उज्जवल भविष्य। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद अर्जुन को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। जिस दिन उसे ऑफर लेटर मिला, उसने सबसे पहले अपनी माँ को गले लगाया। माँ, देखो, मैंने कर दिखाया, अब तुम्हें और काम नहीं करना पड़ेगा। सरिता की आंखें खुशी से भर आई। सालों का त्याग, रातों की नींद और हर दर्द आज मीठे फल में बदल गया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरे लाल, अब तू चैन की जिंदगी जिएगा। अर्जुन ने शहर के एक पोश इलाके में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। पहली बार सरिता को एक साफ सुथरे घर में रहने को मिला, लेकिन उसने बर्तन मांजना नहीं छोड़ा। माँ, अब आप क्यों जाती हो काम पर? अर्जुन झुंझलाता। बेटा, खाली हाथ बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, और जो चार पैसे आते हैं वो बुरे नहीं होते। सरिता काम इसलिए भी करती थी ताकि वह बेटे पर बोझ न लगे। लेकिन अर्जुन की दुनिया बदल गई थी। अब वह सूट बूट में रहता था, बड़े लोगों से मिलता था। उसे माँ का देहातीपन, उनकी टूटी फूटी हिंदी और उनके काम से आने वाली थोड़ी बहुत दुर्गंध पसंद नहीं आती थी। माँ प्लीज, जब मेरे दोस्त या बॉस घर पर हो तो तुम किचन में ही रहना, और वो फटी हुई साड़ी मत पहनना करो, अर्जुन ने एक शाम कड़े शब्दों में कहा। सरिता का दिल टूट गया। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और अपने हाथों को देखती रही। ये वही हाथ थे जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। धीरे धीरे अर्जुन ने माँ से दूरी बनाना शुरू कर दिया। सुबह वह जल्दी ऑफिस निकल जाता और रात को देर से आता, ताकि माँ से कम बात करनी पड़े। माँ के पूछने पर वह चिढ़ जाता। माँ, तुम्हें मेरी जिंदगी से क्या मतलब? मैं अब बच्चा नहीं हूँ। समय बीता और अर्जुन की शादी का समय आया। उसने अपनी सहकर्मी रिया से शादी करने का फैसला किया। रिया एक आधुनिक, पढ़ी लिखी और उच्च वर्ग की लड़की थी। जब उसने सरिता को पहली बार देखा तो उसके चेहरे पर नापसंदगी साफ झलक रही थी। शादी की बात पक्की होने पर रिया ने अर्जुन से साफ कह दिया, देखो अर्जुन, मैं तुम्हारी माँ की इज्जत करती हूँ, लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में उनका देहातीपन फिट नहीं होगा, और मुझे अपनी सास का घर में काम करना भी अजीब लगता है। अर्जुन ने रिया की बात तुरंत मान ली। उसे लगा कि उसकी माँ ही उसकी नई जिंदगी की रुकावट है। शादी का दिन आया। सरिता ने अपनी सबसे अच्छी पर पुरानी सूती साड़ी पहनी। वह कोने में बैठी सब देख रही थी। अर्जुन और रिया की हंसी, शानदार सजावट और आए हुए महंगे मेहमान। सरिता को लगा जैसे वह उस भव्य पार्टी की एक अनचाही दर्शक मात्र है। मेहमानों में से एक ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, यह कौन है? ये तो बिल्कुल आपकी माँ जैसी दिखती हैं। इससे पहले कि सरिता कुछ कहती, अर्जुन ने तपाक से जवाब दिया, ओह, ये मेरे गांव की एक पुरानी रिश्तेदार है, बस थोड़ी देर के लिए आई है। सरिता ने अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ लिया। आंखों में आए आंसुओं को अंदर ही अंदर सोख लिया। जिस बेटे के लिए उसने अपनी पहचान तक खो दी, आज उसी बेटे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। उसने तय कर लिया कि वह अब अर्जुन के लिए और कोई मुसीबत नहीं बनेगी। शादी के बाद रिया ने घर की कमान संभाल ली। रिया का व्यवहार सरिता के प्रति रूखा था।
वह कभी प्यार से बात नहीं करती। घर में एक नई नौकरानी आ गई थी, जिससे सरिता और भी अकेली हो गई। अब रिया हर छोटी बड़ी बात पर सरिता को टोकती। माँ जी, आप ये ऐसे क्यों कर रही हैं? ये सोफे गंदे हो जाएंगे। आप मेरे दोस्तों के सामने क्यों आ गई? उन्हें अजीब लग रहा था। सरिता चुपचाप सहती रही। वह अब अर्जुन के उज्जवल भविष्य के सपने नहीं देखती थी, बल्कि बस यही कामना करती थी कि अर्जुन खुश रहे। एक रात सरिता ने अर्जुन को रिया से यह कहते सुना, अर्जुन, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं। मुझे ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। मेरी सहेलियां हंसती हैं कि तुम्हारी माँ अभी भी कपड़े धोती हैं। अर्जुन ने कोई विरोध नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, ठीक है रिया, मैं कुछ करता हूँ। सरिता समझ गई कि कुछ का मतलब क्या है। उस रात वह बिस्तर पर लेटी रही, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे अपना बचपन याद आया, अर्जुन के पिता, गांव की झोपड़ी और नीली साइकिल। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, केवल बेटे के भविष्य के लिए। लेकिन आज लग रहा था कि उसका त्याग, उसका प्रेम सब निरर्थक हो गया। अगले दिन अर्जुन सुबह सुबह तैयार होकर आया। उसका चेहरा तनाव से भरा था। उसने सरिता से कहा, माँ, आज तुम्हें मेरे साथ एक बहुत जरूरी जगह चलना है। सरिता ने चुपचाप सिर हिलाया। वह समझ चुकी थी कि यह जरूरी जगह कौन सी होगी। उसने अपनी पुरानी थोड़ी सी सामान वाली पोटली उठाई, जिसे उसने रात को ही तैयार कर लिया था। वे कार में बैठे। अर्जुन ने गाड़ी की खिड़कियां बंद कर ली। शायद वह माँ के साथ सफर करते हुए किसी को दिखाना नहीं चाहता था। रास्ते भर खामोशी रही, जो दोनों के दिल के अंदर चल रहे तूफान को और बढ़ा रही थी। सरिता चुप थी, क्योंकि उसे अब किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन चुप था, क्योंकि वह अपनी कायरता से शर्मिंदा था। कुछ देर बाद कार एक बड़े गेट के सामने रुकी, जिस पर लिखा था करुणाधाम वृद्धाश्रम। सरिता ने आंखें बंद कर ली। उसका अनुमान सही निकला। कार अंदर गई। अर्जुन जल्दी से कार से उतरा और उसने अपनी माँ के लिए दरवाजा खोला। माँ, यह वृद्धाश्रम है, बहुत अच्छा है। यहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोग मिलेंगे। तुम्हारा दिल लगा रहेगा। अर्जुन ने जल्दी जल्दी बिना सांस लिए कहा, जैसे वह इस भयानक काम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हो। सरिता ने धीरे से बाहर कदम रखा। उसने चारों तरफ देखा। शांत, साफ सुथरी जगह थी, पर हवा में एक उदासी तैर रही थी। वह उदासी जिसे कोई भी सुख सुविधा दूर नहीं कर सकती थी। अपनों से अलग होने की उदासी। आश्रम के मैनेजर, एक दयालु दिखने वाले व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। आइए कमला जी। उन्होंने सरिता को गलती से किसी और नाम से पुकारा। अर्जुन ने जल्दी से उन्हें ठीक किया। इनका नाम सरिता देवी है। इन्हें यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी, है ना? मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा, और और मैं आता रहूंगा। उसने अंतिम वाक्य को इतना धीमा बोला कि वह खुद भी उसमें यकीन नहीं कर पाया। सरिता ने अपनी पोटली को जमीन पर रखा। उसने मैनेजर से कहा, मुझे एक कमरा दिखा दीजिए। उसकी आवाज शांत थी, जैसे उसे पता था कि यही उसकी नियति है। मैनेजर उसे एक छोटा साफ कमरा दिखाने ले गए। कमरे में एक बिस्तर, एक मेज और एक अलमारी थी। मैनेजर बाहर चले गए। कमरे में माँ बेटे अकेले थे। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, माँ, देखो कितनी अच्छी जगह है। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। सरिता ने पलटकर अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा, कोई शिकायत नहीं थी, केवल अथाह पीड़ा थी। अर्जुन, उसने धीमी आवाज में कहा, जब तू छोटा था और रोता था, तो मैं तुझे अपने फटे आंचल में छिपा लेती थी। जब तू भूखा होता था, तो मैं अपनी थाली का निवाला तेरे मुंह में डाल देती थी। वह एक पल रुकी, फिर बोली, आज मैं न भूखी हूं न रो रही हूँ। मैं बस यह पूछना चाहती हूँ कि क्या तेरे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? अर्जुन की आंखें नम हो गई। वह सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। यह यह तुम्हारे आराम के लिए है। रिया, मतलब हम दोनों व्यस्त रहते हैं। तुम यहाँ ज्यादा खुश रहोगी। उसने हमेशा की तरह एक कमजोर बहाना दिया। सरिता ने ठंडी सांस ली। वह समझ गई कि बेटा अब केवल एक औपचारिक रिश्ते में फंसा हुआ है।
उसने अपनी पोटली से एक पुराने मुड़े तुड़े कागज को निकाला। यह अर्जुन के स्कूल का पहला रिपोर्ट कार्ड था, जिस पर सरिता ने स्याही से एक छोटा सा दिल बनाया था। उसने वह कागज अर्जुन की ओर बढ़ाया। यह रख ले बेटा, जब तू यह देखेगा तो याद करेगा कि तेरी माँ को जीवन में केवल एक चीज की ख्वाहिश थी, तेरी खुशी। अर्जुन ने कागज पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं चलता हूँ माँ, अर्जुन ने कहा। वह वहां एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। सरिता ने पीछे से आवाज दी, सुन। अर्जुन दरवाजे पर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेटा, सरिता ने कहा, उसकी आवाज में टूटन थी। एक बात याद रखना, जब माँ का त्याग बच्चों के लिए बोझ बन जाए तो वो त्याग नहीं श्राप बन जाता है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह जल्दी से कमरे से निकल गया और भागकर कार में बैठ गया। जब कार गेट से बाहर निकली तो सरिता खिड़की के पास खड़ी थी। उसने देखा, अर्जुन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, पर उसके दिल की हर धड़कन में एक तूफान उठ रहा था। उसके होठों पर एक टूटी हुई मुस्कान थी, जैसे वह कह रही हो, जा बेटा, खुश रह, मेरा ऋण चुकता हुआ। उस दिन सरिता देवी ने अपने जीवन की अंतिम सीढ़ी पर कदम रखा, जिसे लोगों ने वृद्धाश्रम नाम दिया था। सरिता देवी के लिए वृद्धाश्रम करुणा धाम में शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। कमरा साफ सुथरा था, भोजन समय पर मिलता था और आसपास उसकी उम्र के कई लोग थे, लेकिन हर चीज में अपनेपन की कमी थी। हर दिन जब वह सुबह उठती थी तो एक पल के लिए उसे लगता था कि अर्जुन उसे आवाज देगा, माँ, नाश्ता तैयार है। लेकिन फिर उसे वास्तविकता का कठोर प्रहार महसूस होता। वृद्धाश्रम में सरिता को कमला अम्मा के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वहां की अधिकांश महिलाएं अपनी पहचान खो चुकी थी और सब एक दूसरे को किसी न किसी रिश्ते या नाम से पुकारने लगी थी। सरिता अब भी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वह दिन भर या तो अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी रहती या फिर आश्रम के छोटे से बगीचे में टहलती रहती। उसकी आंखों में एक खास तरह की उदासी थी, जिससे बाकी वृद्ध महिलाओं ने तुरंत पहचान लिया था। हर आंख में एक जैसी कहानी थी। जल्द ही उसकी मुलाकात पार्वती देवी से हुई, जो आश्रम की सबसे पुरानी सदस्य थी। पार्वती देवी लगभग 80 साल की थी, पर उनका स्वभाव बहुत हंसमुख था। अरे ओ नई बहू, यहाँ मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो? पार्वती देवी ने एक दिन सरिता के पास आकर पूछा। सरिता ने बस एक फीकी सी मुस्कान दी। देख, यहाँ हम सब एक ही नाव में सवार हैं। सब ने किसी न किसी को पाल पोस कर बड़ा किया और सब आज इस किनारे पर अकेले खड़े हैं। पार्वती देवी ने गहरी सांस ली। तेरे बेटे ने क्या किया? सरिता ने केवल इतना कहा, वही जो सब करते हैं, मुझे यहाँ छोड़ गया। पार्वती देवी ने सरिता का हाथ पकड़ा। यहाँ तेरा अपना घर है अम्मा, अब ये मत सोच कि तू अकेली है। यहाँ सब एक दूसरे की माँ है, एक दूसरे के बच्चे हैं। धीरे धीरे सरिता ने खुद को आश्रम के जीवन में ढालना शुरू कर दिया। वह सुबह की प्रार्थना में शामिल होने लगी, पार्वती देवी के साथ छोटे मोटे बागवानी के काम में हाथ बटाने लगी। आश्रम में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, जहां सरिता को पढ़ने से शांति मिलती थी। उसे अपने बचपन के किस्से याद आए, जो उसने अर्जुन को सुनाए थे। अब वह वही किस्से आश्रम के अन्य सदस्यों को सुनाती और बदले में वे भी अपनी कहानियां सुनाते। सरिता को मालूम हुआ कि हर बेटे ने अपनी माँ को छोड़ने के लिए एक अच्छा बहाना बनाया था। किसी की बहू को पसंद नहीं था, किसी को विदेश जाना था, किसी के पास समय नहीं था। एक दिन आश्रम में त्योहार का आयोजन हुआ। सारे बुजुर्ग हंस रहे थे, गा रहे थे। सरिता ने अपनी पुरानी सुरीली आवाज में एक लोकगीत गाया। सब ने उसे खूब सराहा। उस पल सरिता को लगा कि उसने कई सालों बाद सच्ची खुशी महसूस की है। यह खुशी उस रिश्ते की नहीं थी जो उसे छोड़कर चला गया था, बल्कि उस नए रिश्ते की थी जो उसने यहाँ खोजा था। इधर शहर में अर्जुन का जीवन ऊपर से अच्छा लग रहा था, पर भीतर से वह खोखला हो गया था।
रिया और वह अपनी आधुनिक जिंदगी में व्यस्त थे, पर अर्जुन का दिल कहीं न कहीं बेचैन रहता था। वह अक्सर शाम को सोफे पर बैठा रहता, पर उसे माँ की कमी महसूस होती। वह कागज का टुकड़ा, अर्जुन के बचपन का रिपोर्ट कार्ड, उसकी जेब में पड़ा रहता था। जब भी वह उसे छूता, माँ के त्याग की याद उसे टीस देती। रिया ने कभी सरिता के बारे में कोई बात नहीं की, जैसे वह अध्याय उसके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। अर्जुन ने मैनेजर से वादा किया था कि वह हर महीने आएगा, पर वह 6 महीने में एक बार भी नहीं गया। वह हमेशा कोई न कोई बहाना बना लेता था। काम का दबाव, रिया के साथ बाजार जाना या बस अपनी कायरता। जब वह फोन करता था तो जल्दी से हालचाल पूछता और फोन काट देता, ताकि माँ की चुप्पी उसे और शर्मिंदा न कर दे। एक बार सरिता ने फोन पर अर्जुन से पूछा, बेटा कैसा है तू? अर्जुन ने जल्दी से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? सरिता ने कहा, मैं भी ठीक हूँ, बस तेरे आने का इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन ने बहाना बना दिया, अभी बहुत काम है माँ, मैं जल्द ही आऊंगा। सरिता ने कुछ नहीं कहा, उसने फोन रख दिया। उसने समझ लिया था कि अब उसका बेटा जल्द ही कभी नहीं आएगा। उसने अपने मन को समझा लिया कि उसका बेटा खुश है और उसकी खुशी ही सरिता का सच्चा धन है। अब सरिता ने वृद्धाश्रम को ही अपना असली घर मान लिया था। उसने अपनी पोटली से अपनी साड़ियां निकाली और उन्हें धोकर अलमारी में सजा दी। उसने अपनी पुरानी दरार वाली हथेलियों को देखा, जो अब किसी काम से नहीं थी, बल्कि केवल प्रार्थना के लिए उठती थी। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे इस उम्र में भी एक नया परिवार दिया, भले ही वह परिवार खून का न हो। समय यूं ही बीत गया। अर्जुन को वृद्धाश्रम में माँ को छोड़े हुए लगभग 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में वह केवल 2 बार उनसे मिलने गया था, और दोनों बार जल्दी ही वापस आ गया था। हर बार वह खुद से वादा करता कि अगली बार देर तक रुकेगा, पर अगली बार फिर वही बहाना आ जाता था। इस बीच रिया गर्भवती हुई। अर्जुन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह अपने होने वाले बच्चे के लिए हर तरह की तैयारी कर रहा था। एक दिन रिया ने पूछा, तुम्हारी माँ को बताया? उन्हें कैसा लगा? अर्जुन थोड़ा उदास हो गया। मैंने नहीं बताया, सोच रहा था कि जाकर बताऊंगा। रिया ने कहा, ठीक है, एक बार हो आओ, शायद उन्हें खुशी मिले। रिया के व्यवहार में अब थोड़ी नरमी थी, शायद मातृत्व के आगमन के कारण। अर्जुन ने तय किया कि वह अगले दिन माँ से मिलने जाएगा। वह रात भर सो नहीं पाया। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो माँ उसे कैसे लोरी सुनाती थी। सुबह उसने सबसे अच्छे कपड़े पहने और माँ के लिए कुछ तोहफे खरीदे। उसने वह पुराना रिपोर्ट कार्ड अपनी जेब में रखा। आज वह दिल खोलकर माँ से बात करना चाहता था, माफी मांगना चाहता था। जब वह वृद्धाश्रम पहुंचा तो माहौल थोड़ा शांत था। अर्जुन मैनेजर के पास गया। मेरी माँ सरिता देवी कैसी हैं? मैनेजर का चेहरा उतर गया। आप अर्जुन जी हैं? हाँ, मैं उनका बेटा हूँ। मैनेजर ने भारी आवाज में कहा। अर्जुन जी, आपकी माँ सरिता देवी कल रात इस दुनिया में नहीं रही। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? यह कैसे हो सकता है? उन्हें क्या हुआ था? उन्हें रात को सोते समय दिल का दौरा पड़ा। वह शांति से चली गई। मैनेजर ने एक लिफाफा अर्जुन को थमाया। आपकी माँ ने यह आपके लिए छोड़ने को कहा था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था, माँ की जानी पहचानी लड़खड़ाती हैंडराइटिंग में। प्रिया अर्जुन, जब तक तुझे यह पत्र मिलेगा मैं जा चुकी होंगी। तू घबराना नहीं, मैं एकदम खुश हूँ। यहाँ मुझे बहुत प्यार मिला। मेरे अंतिम समय में मुझे इस बात का सुकून है कि मेरे साहब खुश हैं। उसकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं है। तू कभी कभार आया तो मुझे अच्छा लगा, पर तू अपनी जिंदगी में व्यस्त था। मुझे इसका कोई गिला नहीं। मैंने तो बचपन में ही अपनी खुशी तेरी खुशी में देख ली थी। मैंने तेरे लिए एक चीज छोड़ी है। यह एक छोटी सी चाबी है। यह मेरे कमरे की पुरानी अलमारी की है।
उस अलमारी में मैंने एक डिब्बे में तेरी नीली साइकिल की टूटी हुई घंटी रखी है। वही घंटी जो तूने बचपन में तोड़ दी थी। जब भी तू उदास होता या तुझे लगे कि दुनिया में कोई तेरे साथ नहीं दे रहा, तो उस घंटी को बजाना। तो याद करेगा कि तेरी माँ ने हमेशा तेरे लिए घंटी बजाई है, हमेशा तेरा साथ दिया है। और हाँ बेटा, तेरा बच्चा आने वाला है, मैंने सुना है। उसे खूब प्यार देना, उस प्यार को कभी बोझ मत बनने देना। याद रखना, माँ का ऋण चुकाया नहीं जाता, बल्कि आगे बढ़ाया जाता है। अपने बच्चे को वो प्यार देना जो तूने मुझसे पाया है। खुश रहना, तेरी माँ। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी कायरता, अपनी बेवफाई, अपनी स्वार्थपरता पर भयानक शर्म आई। वह उस चाबी को लेकर तुरंत माँ के कमरे की ओर भागा। उसने अलमारी खोली और अंदर से एक पुराना जंग लगा लोहे का डिब्बा निकाला। डिब्बे में एक पुरानी टूटी हुई नीली साइकिल की घंटी रखी थी। अर्जुन ने घंटी को हाथ में लिया। वह घंटी बज नहीं सकती थी, पर अर्जुन को लगा जैसे उसे सबसे जोर की आवाज सुनाई दे रही है। माँ के त्याग की, माँ के अनमोल प्रेम की आवाज। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। वह अपने सारे पश्चाताप के साथ वहां घंटों रोता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को खो दिया है। वह माँ जिसने अपना सब कुछ बेचकर उसे साहब बनाया था, और जिसे उसने एक झूठे आराम के बदले वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। उस दिन अर्जुन ने तय किया कि वह कभी किसी बेटे को अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करने देगा। उसने वृद्धाश्रम के मैनेजर को वादा किया कि वह सरिता देवी की याद में वृद्धाश्रम की हर तरह से मदद करेगा और बाकी वृद्धों की सेवा करेगा। सरिता देवी चली गई, पर अपने पीछे एक ऐसी शिक्षा छोड़ गई जो अर्जुन को जीवन भर रास्ता दिखाएगी। उसने जान लिया था कि सफलता तभी सार्थक है जब उसमें माँ का आशीर्वाद शामिल हो, और जिस सफलता में माँ को खोना पड़े, वह केवल एक खाली अहंकार है, एक अधूरा जीवन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।